अरे अभी तो शुरुआत है चिराग। ये हम नेपो किड्स के ऊपर अब ये दो धारी तलवार चलती है। मैं जिस दौर से आता हूँ, पिता के नक्शे कदमों पे चलना अच्छा माना जाता था, पर उसके बाद अब मैं मानता हूँ कि अगर आप पिता के नक्शे कदमों पे चलें तो शायद उससे बड़ा गुनाह कुछ और नहीं है। उस वक्त भी मैंने एक ईमानदार प्रयास किया, एक ऑल्टरनेटिव करियर का ट्राई मैंने किया, आप बट मुंबई जितना आपने ट्रेलर देखा उसी से ही पता चल गया कि कुछ नहीं होने वाला है इसका। क्यों, कंगना रनौत पसंद नहीं आई या फिल्म करियर पसंद नहीं आई? लोगों को हम दोनों एक साथ नहीं पसंद आए, पर अब हम दोनों एक साथ पार्लियामेंट में आने वाले हैं। आपने बीच में फैशन डिजाइनर का करियर भी ट्राई किया था? जी, मतलब दैट वाज फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम एंड हु नोज बेटर देन यू। वो एक समर वेकेशन का एक शौक था, गर्मी की छुट्टियां, स्कूल के दिनों की बात है, मतलब यू स्टिल रिमेंबर, ये उस वक्त की बात है। बट हाँ, वो एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट था, चला वो भी नहीं, अंतोगत्वा नेता का बेटा था, नेता ही बनना था और कोई ऑप्शन नहीं था। या ये कि बाकी सब जगह फ्लॉप हो गए तो इसीलिए लालू यादव कहते हैं कि आपके पिता रामविलास पासवान मौसम वैज्ञानिक थे, वो पहले से पता चल जाता था कौन सी पार्टी जीत रही है। 2014 में आप मौसम वैज्ञानिक बने और आपने पापा को बताया कि मोदी जी की तरफ आ जाओ। बिल्कुल, उन्हीं का बेटा हूँ, उन्हीं के अंश हैं, उन्हीं के संस्कार हैं मुझ में, तो ये बात भी उन्हीं से ही, ये गुण कहीं ना कहीं आया कि उन्हीं की तरह मौसम के रुख को अगर मैं भाप सकूं। इस सरकार कौन सी आ रही, बात ये नहीं है, लोग कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं। हम लोगों ने कभी पोस्ट पोल अलायंसेस नहीं किए, आज तक कभी नहीं। अब इसको मैं एक शुभ संकेत ही मानूंगा कि हमारी पार्टी या पापा जिसके साथ गए उसकी सरकार बनी। अब देखिए 2014 में आप उस वक्त यूपी में थे, कांग्रेस के साथ थे, सोनिया गांधी आपकी पड़ोसन थी, बगल में रहती थी, कभी कभी पैदल चल के मिलने घर आती थी जी। लेकिन चिराग पासवान ने आके उनका पत्ता काट दिया। पत्ता किसी का नहीं काटा। आई थिंक नीड ऑफ द आवर था। मैं मेरे प्रधानमंत्री जी से बहुत प्रभावित रहा हूँ और इसको मैंने खुले मन से हर बार मैंने स्वीकारा भी है। और उनका जो विजन उस वक्त था, मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ, मैं नहीं मानता जात पात धर्म मजहब की राजनीति में। एंड द स्टेट दैट आई कम फ्रॉम, बिहार, बहुत ज़्यादा जातियों में, सांप्रदायिकता में बांटा जाता है। देश में पहली बार एक ऐसे प्रधानमंत्री पद के दावेदार जो 125 करोड़ देशवासियों की बात करते थे, मैं 2014 का जिक्र कर रहा हूँ, उस वक्त ये बातें मुझे उनकी तरफ आकर्षित करती थी। ये बात सही है, पापा शुरू में तैयार नहीं थे, ही वॉज नॉट रेडी कि वो अलायंस को चेंज करें, बट इवेंचुअली उन्होंने भी गिवन किया और आप मोदी के हनुमान बन गए इवेंचुअली। ये एक किस्सा है इसके पीछे, ये अच्छा मैं बताता हूँ कि मैं क्यों हनुमान बना और कैसे हनुमान बना। 2020 का चुनाव था रजत सर, तो उस वक्त हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। अब मैं अकेला चुनाव लड़ रहा था उस वक्त, थोड़ा सा इंडिया अलायंस के भीतर थोड़ा सा मनमुटाव हुआ, सो आई ऑप्टेड आउट ऑफ द अलायंस एंड मैं उस वक्त अकेले चुनाव लड़ रहा था। तो उस वक्त मेरे ऊपर ये कंडीशंस डाली गई थी कि मैं प्रधानमंत्री की तस्वीरों का कहीं इस्तेमाल नहीं करूं। तो आई जस्ट सेड इट ऑन रिकॉर्ड वन डे कि वो मेरे दिल में बसते हैं, मुझे उनकी तस्वीर होर्डिंग पे लगाने की जरूरत नहीं है। तो दिल में बसने वाला जो है वो हनुमान बन गया। लेकिन देखिए विरोधाभास है, रामविलास पासवान जी तो मंडल कमीशन लेकर के आए थे, राइट। वो हमेशा शेड्यूल कास्ट के लिए, जनजातियों के लिए, वंचित के लिए खड़े रहे। 19 अगर मेरे को ठीक से याद है, 2019 के आसपास की बात है, 18 या 19, अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटी एक्ट को लेकर एक बहुत बड़ा मामला उठा था, उसको डाल्यूशन को लेकर। उस वक्त मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी डटकर सरकार के सामने खड़े हुए थे। इवेंचुअली उसको विड्रॉ करना पड़ा था, सत्र को एक्सटेंड किया गया था लोकसभा राज्यसभा का उस बिल को पारित करवाने के लिए। तो ऐसे में ये गारंटी प्रधानमंत्री की तो है ही है, पर आज की तारीख में गारंटी मैं भी दे सकता हूं कि भाई जब तक चिराग पासवान है, कम से कम इस बात से तो डरने की जरूरत नहीं है कि किसी गरीब का कोई हक छीना जाएगा, ये विश्वास में देना। दूसरी बात, लालू जी याद दिलाते हैं कि रामविलास पासवान तो सेक्युलर थे और नरेंद्र मोदी मुसलमानों के खिलाफ हैं, इनके राज में मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं, उन्हें डराया जा रहा है। इनकी सेक्युलरिज्म की परिभाषा मेरी समझ के परे है। एक धर्म विशेष
कि अपने बनाना है तो इन तमाम मतभेदों से हम लोग को उठना होगा। जात पात धर्म मजहब हर चीज से उठना होगा। हकीकत है हिंदुस्तान में कोई एक फर्क है, एक भेद है, तो इतना एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है। ईमानदारी से अगर एक विकसित राज्य विकसित देश का हम लोग को निर्माण करना है तो ये अमीरी गरीबी के बीच की खाई को हम लोग को हटाना होगा। गरीब लोगों को बाहर निकालना होगा गरीबी रेखा के। अमीर लोगों का जो पैसा है उसका एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए जो कि समाज के देश के गरीब कल्याण के इस्तेमाल में लाया जा सके। आपका कंगना जी के साथ फिल्म में आपने की है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कंगना जी भी अभी राजनीति में आ गई हैं, तो सर अपनी तरफ से आप कुछ ऐसे टिप्स देना चाहेंगे उन्हें जो भविष्य के लिए हेल्पफुल रहेंगे? मैं कंगना जी को पर्सनली भी जानता हूँ, उनको कतई कोई टिप्स की जरूरत नहीं है। और मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लूंगा। वो अच्छा जानती है अच्छे से अपना भला बुरा, अपनी राजनीति वो अच्छी तरीके से साध रही है। रोज याद दिलाते हैं कि बीजेपी वाले परिवारवाद की बात करते हैं, लेकिन चिराग के परिवार को भूल जाते हैं। यहाँ तो पापा भी राजनीति में, चाचा भी राजनीति में, भाई भी राजनीति में, बहनोई भी राजनीति में। नहीं तो अब क्या, चाचा भाई सब चले गए हैं, परिवार थोड़ा छोटा रह गया मेरा। ले दे के एक मेरे जीजा जी हैं जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और उम्मीद है अच्छे से वो जीतेंगे। 2014 में बहुत चला था परिवारवाद। जब मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा था, जब यहाँ पर भी आया था, उस वक्त भी ऐसा सही एक सवाल आया था मेरे सामने और उस वक्त भी यही था कि ये परिवारवाद है, उनका बेटा है इसीलिए आ रहा है। उस वक्त मैं महज 85,000 वोटों से मैं चुनाव जीता था। 2019 में ये वोट का अंतर, ये वोट का मार्जिन जो है 2.5 लाख से ज़्यादा का हुआ। तो मतलब 14 से 19 तक मैंने काम किया, मैंने मेहनत की, लोगों का विश्वास जीता। ये कारण बना कि आज की तारीख में 2014 से बड़ा जनादेश मुझे 2019 में मिला। 2020 में मेरी पार्टी का नाम, मेरी पार्टी का सिंबल सब मुझसे छीन लिया गया। मुझे अपनी ही पार्टी से निकाल के बाहर फेंक दिया गया। उसके बाद मैंने स्क्रैच से शुरुआत की, जहां पर मैंने नए पार्टी के नाम से, नए पार्टी के लोगों के साथ, नए लोगों को अपने साथ जोड़ा, मेहनत की, संघर्ष किया, लोगों के बीच रहा, लोगों का विश्वास मैंने जीता। आज गठबंधन में कोई खैरात में तो सीटें नहीं देता। आज की तारीख में अगर 5 सीटें अगर गठबंधन में लोक जनशक्ति पार्टी को, जहां बिहार में मात्र 40 सीटें हैं, उसमें से 5 सीटें दी जा रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी मेहनत भी इसके पीछे कारण। इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि आपको 5 सीटें मिली, आप लड़ रहे हैं, लेकिन पासवान का परिवार नहीं है, लालू जी का परिवार। लालू जी अगर अपने बेटे को चुनाव लड़ाएं, रोहिणी को चुनाव लड़ाएं, मीसा को चुनाव लड़ाएं, तो वो परिवारवाद है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप लड़ाइए, बट मीसा दी 2-2 बार चुनाव हार जाती हैं, उसके बाद आप तीसरी बार भी आप उन्हें टिकट दे देते हैं, ये गलत है। और वो किसके सामने चुनाव हारती हैं? रामकृपाल जी के सामने। कौन है रामकृपाल जी? सर, जब आपके पास कोई मुद्दा नहीं है ना, आप क्या बताइएगा? क्योंकि आप जब एक उंगली सामने वाले पे उठाते हैं ना, बाकी की उंगलियां आपकी तरफ स्वतः मुड़ने लग जाती हैं। आपके पास खुद एक लंबा समय था, जिस परिवार से आप आते हैं, आपकी पार्टी, आपके परिवार के सदस्य लंबे समय तक बिहार के सर्वोच्च पद पर थे। आप चाहते तो चीज़ों को आप बहुत बेहतर कर सकते थे, पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है वो 90 का दशक वो वही जंगल राज है। 90 का दशक वही दौर है जब सबसे ज़्यादा बिहार से पलायन हुआ। आज भी मेरे युवा साथी जो 90 के समय से पलायन किए हुए हैं, वो दूसरे राज्य में गए, वहीं पर जाकर उन्होंने नौकरी की, उन्होंने घर खरीदा, उन्होंने शादी की, बच्चे पैदा किए और फिर उसी राज्य के होके रह गए। आज जब कोरोना जैसी महामारी में अपने राज्य में आते हैं तो उन्हें प्रवासी कहलाया जाता है, प्रवासी उन्हें कहा जाता है। तो ऐसे में ये परिस्थितियां बनाई किसने, किन्होंने? तो इन लोगों के पास उसका जवाब नहीं है देने के लिए। तो इस तरीके की बिना सर पैर की बातें कि मोदी तीसरी बार आ गए तो संविधान खत्म, तो लोकतंत्र खत्म, भाई वो आज से नहीं, वो 2000 से सर्वोच्च पद पर बैठे हुए। एक कार्यकर्ता जब तक राजद में भी रहे कार्यकर्ता की भूमिका में रहे, जब वो भाजपा में भी आए तो एक कार्यकर्ता की भूमिका में। मैं बताना चाह रहा हूँ कि हैवीवेट सरनेम आपके साथ हो, वो आपकी जीत का क्राइटेरिया कतई नहीं हो सकता। इवेंचुअली आपका सामर्थ्य आपको आगे लेकर जाएगा। लेकिन आपने जो टिकट दी को लेकर कल को आपको भी गर्व होगा जब ये चेहरे, अरुण भारती हो, शांभवी हो या राजेश वर्मा हो, फॉर दैट मैटर मैं चिराग पासवान को भी युवाओं में ही गिनूंगा, ये वो युवा चेहरे हैं जो पढ़े लिखे, जो सामने आएंगे और बिहार की छवि को जब रखेंगे। लेकिन चिराग, सवाल ये कि आप दूसरी पार्टियों के नेताओं की, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो लालू यादव हो, तेजस्वी हो, उनके परिवार की बात करेंगे, लेकिन बिहार में बीजेपी के जितने नेता हैं, सम्राट चौधरी,
वो भी एक परिवार से आए, संजय जायसवाल। तो मैं लवली थोड़ी आनंद, परिवारवाद पे कुछ संतोष। बोल रहा हूँ, मैं तो बोल ही नहीं सकता। जो बोलेंगे उनसे मैं थोड़ी बोल रहा हूँ परिवारवाद पे। जिनके साथ ने अलायंस किया उनसे एक बार पूछिए तो सही, भाई परिवारवाद की बात क्यों करते नो हैं? सो आई टोल्ड यू ना, मतलब प्रधानमंत्री जी का अगर आप रजत सर वो संबोधन सुनेंगे पार्लियामेंट के लास्ट सेशन में, उनका अंतिम संबोधन लोकसभा में जो था, उसको अगर आप सुनेंगे, वहाँ पे उन्होंने बहुत क्लियरली उन्होंने परिवारवाद को लेकर अपनी बातों को रखा, क्योंकि उस वक्त भी यही विपक्ष के कुछ लोग थे जो पुनः भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं का नाम लेकर बार बार परिवारवाद और इस तरीके के आरोप लगा रहे थे। तो उस वक्त भी मेरे प्रधानमंत्री जी ने बहुत कैटेगोरिकली इन बातों को रखा है कि भाई कोई अपने सामर्थ्य से सामने आ रहा है। अब मैं नहीं जाना चाहता किसी का नाम लेने, बट कई ऐसी बड़ी पार्टियां हैं जो अपने नेताओं को लॉन्च ही कर रहे हैं और वो नहीं लॉन्च हो पा रहे हैं। सो वो गलत है। आप ठीक है, अगर आप मौका दे रहे हैं दीजिए, बट अगर नहीं कोई चल रहा तो बार बार आप उन्हीं को मौका दे रहे हैं, ये गलत है। इसीलिए तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि ये बीजेपी वाले गोबर को हलवा और हलवा को गोबर कह के बेच देते हैं। उसी चीज को इन्होंने 90 के दशक से सीखा है, इसीलिए वो ऐसे उदाहरण देते हैं, गोबर, चारा, हलवा। आप चारे की बात कर रहे हैं, देखिए चारा घोटाले का नाम बार बार आता है। तेजस्वी ने कहा कि अगर लालू यादव बीजेपी ज्वाइन कर लेते तो वो राजा हरिश्चंद्र हो जाते, अगर वो वॉशिंग मशीन में धुल जाते तो चारा चोर के बजाय वो भाईचारा वाले हो जाते। पता है क्या, मतलब खैर अभी हम लोग बोल रहे हैं, इसको हम लोग फन वे में ले रहे हैं, बट इसकी गंभीरता को समझने की जरूरत है। जब ये लोग ऐसी बातें करते हैं ना, देश के जुडिशियल सिस्टम पे सवाल खड़ा करते हैं, देश की न्यायपालिका के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं, देश के एक ऐसे स्तंभ के ऊपर ये सवाल खड़ा करते हैं जिसने मजबूती से लोकतंत्र को संभाले रखा है। जब जब ये लोग ऐसी बातें करते हैं तो ये एक अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं जहां पे जुडिशियल सिस्टम को पूरी तरीके से नकारते हैं। मैं मानता हूं और मेरा विश्वास है रजत सर, मेरा विश्वास है भारत के जुडिशियल सिस्टम पे। मैं मानता हूं अगर आपने गलत नहीं किया तो आपके साथ नहीं गलत होगा, पर हां अगर आप दोषी हैं तो आपको बख्शा भी नहीं जाएगा। ये ताकत भी भारत के जुडिशियल सिस्टम में है। देखिए ये सवाल तो उठेगा ना कि चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया, हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया। कारण है इसीलिए तो डाला है, नहीं कारण होते आप मत दीजिए ना, कारण मत दीजिए आप कारण। और आज देख लीजिए केजरीवाल जी किनका समर्थन ले रहे हैं, किनका समर्थन ले रहे हैं। आज अभी कुछ दिनों पहले सो कॉल्ड इंडिया अलायंस, वॉट एवर अलायंस, तो उस मंच पे जब केजरीवाल जी जब अरेस्ट हुए थे, उस मंच पे कौन लोग थे, आप एक एक का चेहरा जूम इन करके दिखाइए। ये वही लोग हैं जिनकी पर्ची केजरीवाल जी लेकर घूमते थे उसी गांधी मैदान में, अन्ना हजारे जी के आंदोलन में। इन्हीं लोगों के नाम की पर्ची लेकर घूमते थे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए, और आज उन्हीं लोगों का समर्थन ले रहे हैं अपने आप को जेल से बाहर निकलवाने के। उन परिस्थितियों को बदलने की हम लोग को जरूरत है, तो ये MY समीकरण बनाते हैं और MY समीकरण बनाकर ये लोग बंटवारा करते हैं। मेरा भी है MY समीकरण, मेरा महिला समीकरण है, मेरा युवा समीकरण है। मैं महिलाओं को जोड़ूंगा वो किसी भी जाति की हो, मैं युवाओं को जोड़ूंगा भले वो किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म के हो। पर जब आप जातियों में बांटते हैं आप बिहार को बर्बाद करते हैं। एक सवाल और ले सकते हैं? तुम चेहरा बदलेगी राजनीति। जी, नीतीश कुमार जी ने आपको परेशान किया, हर्ट किया, अपमान किया और आपने गांठ बांध ली मन में। आप 2020 की आप बात कर रहे हैं चुनाव की, तो 2020 के चुनाव में बिहार विधानसभा के वो चुनाव थे और मैंने बिहारी फर्स्ट एक मैनिफेस्टो मैंने तैयार किया था जिसमें बिहार की जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान है। बिहार में राजस्व कैसे बढ़ेगा, बिहार में आप रिलीजियस टूरिज्म को आप कैसे प्रमोट कर सकते हैं, एग्रो प्रो स्टेट है हमारा, वहाँ पे फार्मर्स की समस्याओं को आप कैसे हल कर सकते हैं, वहीं पे प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाकर वहाँ के उत्पादन को आप कैसे आप देश विदेशों में आप भिजवा सकते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी को खिसका के कैसे 43 पर ला सकते हैं। आपने वो पूरा चुनाव नीतीश जी के खिलाफ लड़ा? नहीं, मैंने उनके खिलाफ नहीं लड़ा। मैंने बिहारी फर्स्ट को मैं चाहता था कि सरकारी एजेंडे का हिस्सा बनाया जा सके। गठबंधन के भीतर उसको लेकर एक आम सहमति नहीं बनी। मेरे पास दो विकल्प थे, या तो मैं ऑल्टरनेटिव अलायंस में जाता विच वॉज विद राजद एंड कांग्रेस एंड एवरीथिंग, बट फिर मोदी का हनुमान हूं,
ये भी नहीं कर सकता था, तो उनके खिलाफ भी नहीं जा सकता था। तो उस वक्त पार्टी ने ये निर्णय लिया कि हम लोग अकेले हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और हम लोग लड़े ईमानदारी से। जीतने के लिए हम लोग चुनाव लड़े, जीते नहीं, बट हाँ नुकसान हुआ थोड़ा बहुत। आपका तो कम नुकसान हुआ, नीतीश जी का ज्यादा हुआ। वो कहते हैं कि नीतीश जी का घर फूंक के तमाशा देखा चिराग ने। कतई नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं उनमें से हूँ ही नहीं कि दूसरों के दुख पे मैं खुशी मनाऊं। अपनी अचीवमेंट्स में प्राउड जरूर फील करता हूं, बट दूसरों को दुखी देखकर खुश होने वालों में से देखिए, नहीं। ये बात किसी और ने नहीं कही, आपके चाचा पशुपति पारस। आज पूछेगा उनसे क्या कहेंगे। अब तो परिस्थितियां बदल गई, लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा था कि चिराग ने मुझसे कहा कि नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पे मैं खत्म करना चाहता हूं। बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं हमेशा पद का, रुतबे का, तजुर्बे का सम्मान करने वाला आदमी हूँ, और अभी शुरुआत है मेरी राजनीति की। मैं कतई उस स्तर पे नहीं हूँ कि राजनीति के धुरंधरों से मैं इस तरीके की भावना रख सकूं या इस तरीके का बदला, एज यू सेड, मैं ले सकूं। मेरी वो हैसियत नहीं है। मेरे मुख्यमंत्री पिछले 20 सालों से मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में मैंने सिर्फ एक ईमानदार कोशिश की थी अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की, चुनाव लड़कर अपने पार्टी के विधायकों को जिताने की, जो उस वक्त नहीं हो पाया। बट ये बात सोच सच है कि उसको आपने अपने चाचा से ये कहा कि बकवास बंद करिए, आपके खून में और मेरे खून में फर्क है। अच्छा, एक बार के लिए बात रहेंगे, बट किसी के साथ मर्ज नहीं करूंगा। बुरे वक्त में आपकी पड़ोसन सोनिया जी का भी कोई मैसेज नहीं आया? वेल, आई एम थिंकिंग ऑफ इट नाउ। नहीं। और भविष्य में इस बात की कोई संभावना है आप कभी राहुल गांधी के साथ जाएंगे? वेल, कहा जाता है यू शुड नेवर से नेवर, बट आई थिंक दिस इज वन थिंग आई कैन श्योरली से नेवर। तो आपके गठबंधन ये कितना बल देती है उज्ज्वला योजना। आज सिलेंडर्स पहुंच रहे हैं गांव-गांव में, वो चूल्हा चौखट धुआं, उनके स्वास्थ्य पे उसका बुरा लाभ, ये तमाम चीज़ें बहुत बुनियादी हैं, बहुत बेसिक हैं। बट जब आप किसी गांव में जाइएगा ना, ये सबसे बड़ी ज़रूरतों में से हैं। तो मेरे प्रधानमंत्री जी ने आज उस गरीब की सबसे बड़ी ज़रूरतों को चिन्हित कर कर उस नींव को मजबूत किया। और मैं मानता हूं कि आने वाले 5 साल में जब हम लोग तीसरे नंबर पर जाएंगे अर्थव्यवस्था के मायने में, आज पिछले 10 सालों में 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। और ये डेटा है ऑथेंटिक, ये डेटा ऐसा नहीं है कि मैं अपना कोई डेटा बना के लेकर आ रहा हूं। 25 करोड़ लोग निकले हैं गरीबी रेखा से। आप विकसित देश तभी बना पाएंगे ना जब विकसित राज्य होंगे, जब विकसित विधानसभाएं होंगी, विकसित प्रखंड होंगे, ब्लॉक्स बोलते हैं कई जगह पे, ब्लॉक होंगे, पंचायतें होंगी, गांव होगी। उस दिशा में ये सरकार काम कर रही है। तो जो लोग ये गाना गा के भाषण देते हैं, इन लोगों को नहीं समझ में आएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो पहली बात तो मैं इसको क्लियर कर दूं, ओवर एम्बिशियस मैं इसको कतई इल्ज़ाम नहीं मानूंगा। और मैं चाहता हूं, और मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा, होइए एम्बिशियस, ओवर एम्बिशियस होइए। जब तक आप ओवर एम्बिशियस नहीं होंगे, आप कुछ हासिल नहीं करेंगे। दुनिया निर्दयी होती है, लोग आपको सिर पीछे खींचेंगे, डीमोरलाइज करेंगे, डीमोटिवेट करेंगे। आपका ओवर एम्बिशियस होना ही आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा, और ये हर किसी को होना चाहिए। तो मैं अच्छा मानता हूं कि मैं हूं, करेगी वो आगे बढ़ेगा। मैं खुद बिहार से हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप ऐसा क्या अलग करना, क्या ऐसा दावा करते हैं कि आप कुछ अलग लाएंगे? जैसे कि आपको पता है नीतीश कुमार जी भी रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री, और मतलब आप क्या अलग दावा करना चाह रहे हैं? मैं जिस बिहारी फर्स्ट विजन के साथ मैं निकला हूँ, मैं मानता हूँ कि बिहार में चौमुखी विकास की ज़रूरत है। मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच हम लोग को रखना होगा, जहाँ एक तरफ शिक्षा पे, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक शिक्षा नहीं आएगी, ये जात पात, धर्म, मज़हब, नेताओं का भड़काना, लोगों को उलझाना, ये सब चलता रहेगा। तो शिक्षित होना, और मेरे लिए रजत सर ये चिंता की बात है, आज भी मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। क्यों ये व्यवस्था पटना में नहीं हो सकती? क्यों ये भागलपुर में, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में, बिहार के अलग अलग जिलों में क्यों नहीं हम लोग उसको एजुकेशनल हब बना सकते हैं? दूसरा, राज्य का राजस्व हम लोग को बढ़ाना होगा, और वो बढ़ेगा कैसे? हम लोग इतना ब्लेस्ड हैं रजत सर, एक ऐसे स्टेट से आते हैं जहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म की अनंत संभावना है। अयोध्या में एक राम मंदिर का निर्माण हुआ,
आस्था एक तरफ है, मैं अभी आस्था पे जा ही नहीं रहा, पर सोचिए उस क्षेत्र का आर्थिक कितना विकास होने लग गया। वहां पर होटल्स आने लगते हैं, रिजॉर्ट्स आने लगते हैं, एमएनसीज आने लगते हैं। अगर अयोध्या में इतने बड़े भव्य राम मंदिर का निर्माण हो सकता है तो मेरी माता सीता का उतना ही भव्य मंदिर सीतामढ़ी में क्यों नहीं बन सकता? नाउ जस्ट इमेजिन, वो मंदिर बनने के बाद फिर एक बात है कि आस्था एक तरफ, जिन लोगों का विश्वास है वो जाएंगे। अब सोचिए 6 लेन का कॉरिडोर बन जाए अयोध्या और सीतामढ़ी के बीच में, हर वो व्यक्ति जो भगवान राम के दर्शन करने जाए वो मेरी माता सीता का आशीर्वाद लेने आए। वहीं पे बोध गया है, गौतम बुद्ध की धरती, आप उसको वर्ल्ड क्लास सिटी बना सकते हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट वहां पर आता है। भगवान महावीर की जन्मस्थली है, लछवाड़ है, आपका वैशाली है, गुरु गोविंद सिंह जी की धरती, कितने सरदार समुदाय से सिख लोग वहां पर आते हैं वहां पर। तो अगर इन सबको रिलीजियस टूरिज्म के तौर पर अगर इसको विकसित कर दिया जाए, रेवेन्यू जनरेशन होने लग जाएगा। कृषि प्रधान प्रदेश है मेरा, वहां पे किसानों को लेकर, अब मैं हाजीपुर, मेरे पिता जहां से रहे वहां पर, अगर हम लोग, हाजीपुर का केला बहुत फेमस है, जो भी हाजीपुर से होगा जानेगा। हाजीपुर का वो केला डाउन साउथ जाता है तो केले के चिप्स बन जाता है और उसकी अच्छे से पैकेजिंग, मार्केटिंग, प्रोसेसिंग सब होती है। अब यही प्रोसेसिंग यूनिट अगर हाजीपुर में लग जाए तो वहीं पे उस किसान के हाथ में ज़्यादा दाम आएगा, वहीं पे उसकी पैकेजिंग होगी, प्रोसेसिंग होगी, मार्केटिंग होगी। मखाना आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी ने उसको दुनिया में फेमस कर दिया। अब वो मखाने को अगर हम लोग वहीं पे उसकी पैकेजिंग करें, उसकी प्रोसेसिंग करें, मार्केटिंग करने लग जाएं तो किसानों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा। एक और, हम लोग आधा साल तो बिता देते हैं बाढ़ और सुखाड़ की समस्या में। आधा बिहार, अब मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूं, बट मैं लिख के आपको देता हूं, ये जुलाई का महीना बीतने दीजिए, आधा बिहार मेरा बाढ़ में जाएगा, आधा सुखाड़ में जाएगा। अब इसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकालना होगा ना। इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स पे हम लोग काम कर सकते हैं, नदियों को जोड़ने की योजना पर, इससे सिंचाई की भी समस्या का हल होगा। ऐसी जगह से पानी को डाइवर्ट करके उन इलाकों में हम लोग लेकर जाएं जहां पे सुखाड़ की समस्या है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे अगर हम लोग तत्काल प्रभाव से अगर हम लोग काम करने लग जाएं तो बिहार को हम लोग वापस से उसी ग्लोरी में ला सकते हैं जिसके लिए बिहार जाना जाता था, उसी यूनिवर्सिटी के लिए। वहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, आप प्रखंड स्तर पे चले जाइए, पंचायत स्तर पे चले जाइए, नहीं है अभी भी व्यवस्था। इन सारी चीज़ों को, जिस मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच की मैं बात कर रहा हूँ, टारगेट ओरिएंटेड करके, टाइम बाउंड करके हम लोग को इसमें आगे जाना होगा। तो ये मेरी सोच है जिसके साथ, एंड दीज आर जस्ट फ्यू एग्जाम्पल्स। यू आस्क मी एनी क्वेश्चन कंसर्निंग बिहार की समस्या, आई हैव अ सोल्यूशन टू इट। मैं यहाँ पे समस्या सुनाने के लिए नहीं, समाधान देने के लिए हूँ। ये सुन के चिराग अच्छा लगा कि आपके दिमाग में एक विजन है, बिहार कैसा हो, कैसे प्रगति कर सकता है। और बाकी सवाल जो आपसे पूछे, इल्ज़ाम लगे, आपने बड़ी बेबाकी से जवाब दिए।